बचपन में मैं और दादाजी पहाड़ पर लकड़ियां बीनने गए थे। थोड़ी दूर पर हमने रामलाल और सुखदेव को पहाड़ चढ़ते देखा। दादाजी अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि बर्फ में से एक सफेद बाघ निकला और उसने सुखदेव को एक ही झटके में मार डाला। रामलाल बाघ के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा, पूरे बदन से कांपते हुए बोला, बाघ दादा, इन 3 सालों में मैंने आपके लिए 99 जीवित इंसान फुसलाकर लाए हैं। दया करें, मुझे पुनर्जन्म के लिए जाने दें। रामलाल ने अपनी पैंट का पायचा ऊपर किया। उसकी टखने में लोहे की जंजीर बंधी थी। 100 जीवित इंसान लाओगे तो पुनर्जन्म के लिए जाने दूंगा। बाघ दादा, पिछली बार भी आपने यही कहा था, क्या गिनती 100 तक नहीं पहुंच गई? बाघ ने रामलाल को घूरकर ठंडी आवाज में कहा, खुद गिन लो, 99 और एक कितने होते हैं? रामलाल के माथे पर पसीना छूट गया। वह बार बार अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगा। कई बार गिनने के बाद उसका चेहरा उतर गया, जैसे अभी रो पड़ेगा। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं अब भी आपसे 99 जीवित इंसान कम हूं। बाघ ने तिरस्कार से रामलाल की ओर देखा, फिर सुखदेव की लाश मुंह में दबाकर जंगल की गहराई में चला गया। रामलाल पीड़ा से भरा चेहरा लिए बर्फ से उठा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे बाघ ने उस पर कब्जा कर लिया हो। इधर उधर सतर्क होकर देखा, कोई नहीं है, यह तसल्ली करके वह पहाड़ से नीचे उतर गया। बुरा हुआ, दादाजी बोले, रामलाल तो बाघ का पाला हुआ छलिया भूत है। लोगों को फुसलाकर पीछे के पहाड़ पर ले जाता है और बाघ को खिलवा देता है। नहीं, गांव वालों को बताना होगा। यह कहकर दादाजी मुझे लेकर छोटे रास्ते से नीचे उतरे। रामलाल से पहले गांव पहुंचकर उन्होंने गांव के सारे मर्दों को मुखिया जी के घर बुलाया। गंभीर स्वर में बोले, पीछे के पहाड़ पर आदमखोर सफेद बाघ है। हमारे गांव का रामलाल उसी बाघ का पाला हुआ छलिया भूत है। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोहन नाराज होकर बोला, काका बकवास मत करो, मेरे बाप जिंदा आदमी है, भूत कैसे हो सकता है? और वैसे भी इतने सालों में पहाड़ पर बाघ दिखा ही नहीं। हाँ, पीछे भेड़िए हैं, सुअर हैं, बाघ तो कभी नहीं देखा। दादाजी, डराइए मत सबको। मैं डरा नहीं रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह सफेद बाघ कम से कम 4 मीटर लंबा है, पंजे मिट्टी के बर्तन जितने बड़े, पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद, बर्फ में छुपा हो तो नंगी आंख से दिखता ही नहीं। हमारे गांव का सुखदेव उसने खा लिया, उसे रामलाल ऊपर लेकर गया था। नामुमकिन, मेरे बाप छलिया भूत नहीं हो सकते। तेरे बाप की टखने में लोहे की जंजीर बंधी है, चलते वक्त खनक की आवाज आती है, मैंने खुद देखा है। मोहन की आंखों में हैरानी थी। कुछ पल हिचकिचाकर बोला, मेरे बाप बिल्कुल ठीक हैं, भूत कैसे हो सकते हैं? जरूर आपको उनसे कोई पुरानी रंजिश है, इसलिए बदनाम कर रहे हैं। भरोसा नहीं तो सुखदेव के घर जाकर पूछ लो, वह जिंदा है या मरा। गांव वाले मजबूरन सुखदेव के घर की ओर चल पड़े। कमला उस वक्त सुअरों को चारा खिला रही थी। पूरा गांव अपने आंगन में देखकर हैरान होकर पूछा, मुखिया जी, क्या हुआ? सुखदेव कहाँ है? बाजार गए हैं, सुअर के बच्चे खरीदने, सुबह ही निकल गए थे। मोहन ने मुझे घूरकर तंज से कहा। मुन्ना, सुन लिया ना, सुखदेव बाजार गया है। मैंने मोहन की बात अनसुनी करके बेचैनी से कमला से पूछा, रामलाल तुम्हारे घर आया था? नहीं आया, मैंने कमला की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा। कमला, रामलाल छलिया भूत है। उसने सुखदेव को पीछे के पहाड़ पर ले जाकर बाघ को खिलवा दिया। सबके सामने सच बताओ। यह सुनते ही कमला घबरा गई। सुखदेव को बाघ कैसे खा सकता है? हमारे गांव में बाघ कब से आया? काका की बात मत सुनो, वह झूठ बोल रहे हैं। सुखदेव ठीक है, दादाजी बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रामलाल सुखदेव को ऊपर ले गया और बाघ ने उसे खा लिया। उस बाघ को पुनर्जन्म के लिए 100 जीवित इंसान चाहिए, पर छलिया भूत गिनती नहीं जानता। वह ज्यादा से ज्यादा 99 तक गिन पाता है। वह गांव वालों को फुसलाता रहेगा जब तक पूरा गांव बाघ का निवाला न बन जाए। दादाजी की बात खत्म होते ही रामलाल आंगन में आ गया। हंसते हुए बोला, अरे सब यहाँ हैं क्या? सुखदेव के घर क्या हुआ? गांव वाले रामलाल की तरफ देखकर मुंह से बोले, कुछ नहीं हुआ। रामलाल सिर हिलाकर बोला, मोहन घर चल, लकड़ियां कम पड़ रही हैं। कल ही तो लकड़ियां बीनी थीं, इतनी जल्दी कम कैसे पड़ गईं? जब कहा घर चल तो चल, इतनी बकवास क्यों कर रहा है? जल्दी चल। मोहन जाने ही वाला था कि दादाजी ने उसे रोक लिया। मत जा, रामलाल छलिया भूत है, वह तुझे फुसलाकर बाघ को खिलाने ले जाएगा। कैसा भूत? क्या बकवास कर रहे हो? हट जाओ, मुझे लगता है तुम सठिया गए हो। बाबा, काका कह रहे हैं आप बाघ के पाले हुए छलिया भूत हैं। कह रहे हैं पीछे के पहाड़ पर उन्होंने खुद देखा कि बाघ ने सुखदेव को खा लिया और बाघ को 100 जीवित इंसान चाहिए। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वह सीधे दादाजी को घूरता रहा। काका, इतनी पुरानी रंजिश क्यों रखे हो? मैंने बस तुम्हारे घर से कुछ ईंटें उठाई थी ना, आज शाम लौटा दूंगा। झूठी बातें बनाकर सबको मत डराओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू छलिया भूत है। हिम्मत है तो अपनी पैंट ऊपर कर, दिखा अपनी टकने की जंजीर। रामलाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादाजी की बात पर अधूरा भरोसा करने लगे। इतनी ठंड में तू पायचा ऊपर क्यों नहीं करता? 3 साल पहले तेरे बाप को सुअर ने काटा था, सिर लगभग टूट गया था। अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो गई थी, पर 2-3 दिन में तेरे बाप की बीमारी अचानक ठीक हो गई। कहाँ की कोई दिव्य दवा खाई। मुझे लगता है तेरा बाप उसी वक्त छलिया भूत बना। दादाजी ने पास पड़ा फावड़ा उठा लिया, जैसे मार ही डालेंगे। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पायचा ऊपर किया, पर टखने में कुछ नहीं था। नामुमकिन, मैंने खुद देखा था, तेरी टखने में जंजीर बंधी है।
काका, लगता है बुढ़ापे में आंखें धोखा दे रही हैं। नहीं, मैंने साफ देखा था। दादाजी उलझन में पड़ गए। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करते रहे, पर गांव वाले तो जो आंखों के सामने था उसी पर भरोसा करते हैं। ठीक है, सब घर जाओ। काका, तुम जवानी में नींद में चलने की बीमारी से जूझते थे। बाघ वाली बात भी शायद नींद में देखा सपना हो। मुखिया जी की बात के बाद सब तितर बितर हो गए। दादाजी हारकर मुझे लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर दादी ने भी उन्हें डांटा, आगे से दूसरों के मामले में मत पड़ना। यह कोई दूसरों का मामला कैसे है? अगर गांव के सारे जवान लड़के मर गए तो बाघ नीचे आने की हिम्मत कर लेगा, फिर कोई नहीं बचेगा। तो भी बारी तेरी नहीं आती, अपनी उम्र देख। दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंगन में आहट सुनाई दी। रामलाल कुछ ईंटें लेकर अंदर आया था। छलिया भूत आ गया, मार ही डालता हूं, फिर झंझट खत्म। रुको बूढ़े, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? क्या अजीब? आमतौर पर घर के मुर्गे बत्तख शोर मचाते रहते हैं, आज इतनी शांति क्यों है? मुझे भी ठंडा पसीना आ गया। मतलब आंगन में बाघ है? बचपन में गांव में बाघ आया था, तब घर के खरगोश भी चुप हो गए थे, आवाज नहीं करते थे। मुझे शक है आंगन में बाघ है, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा है। यह हरामी रामलाल हम सबको बाघ को खिलवाना चाहता है। मेरी बात खत्म होते ही रामलाल ने ईंटें दीवार के नीचे रख दी। हंसते हुए खिड़की खटखटाई। काका, दरवाजा खोलो, बात करते हैं। शराब भी लाया हूं, सुअर के सिर का मांस भी। रामलाल ने पीछे से शराब और खून लगा कच्चा मांस निकाला। दरवाजा खराब है, तू वापस जा। रामलाल की आंखों में अजीब चमक थी। उसने फिर से जोर से शीशा खटखटाया, जैसे तोड़ ही देगा। मत खटखटा, वापस जा। रामलाल जैसे सुन ही नहीं रहा, जोर जोर से शीशा पीटता रहा। दादाजी गुस्से में अलमारी से बंदूक निकाल लाए, रामलाल की तरफ तान कर चेहरा लाल करके बोले, एक और बार शीशा खटखटाया तो गोली मार दूंगा। रामलाल कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर चेहरे पर जबरन मुस्कान लाकर बोला, काका गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूं ना। यह कहकर वह पीछे हटता गया। उसकी आंखों में डर था। रामलाल के जाने के बाद दादाजी ने बंदूक नीचे रखी। मन तो कर रहा था गोली मार ही दूं। मार भी देते तो बाघ किसी और को छलिया भूत बना लेता। अगले साल बसंत में हम यहां से चले जाएंगे। जमीन नहीं होगी तो क्या खाएंगे पिएंगे? बाघ को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दादाजी की बात खत्म होते ही एक लड़का हड़बड़ाकर आंगन में दौड़ा आया। काका, बुरा हुआ, कमला और छोटू गायब हो गए। क्या? जल्दी चलो ढूंढने। पूरा गांव मिलकर ढूंढने लगा, पर पूरा गांव छान मारा, फिर भी कमला नहीं मिली। दादाजी गुस्से से रामलाल को घूरते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। छलिया भूत, तूने ही कमला को फुसलाया होगा। काका, बकवास मत करो, मैं भूत नहीं हूं। तू ही भूत है, अब भी बहानेबाजी कर रहा है। चाकू से मार डालूंगा तुझे। बस करो, लड़ाई मत करो। मुझे लगता है कमला पीछे के जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने गई होगी। सब पीछे के पहाड़ पर जाकर ढूंढो। मुखिया जी, पीछे बाघ है। पहाड़ पर इतनी बर्फ है कि नंगी आंख से बाघ दिखता ही नहीं। बहुत खतरनाक है। मैं इतनी उम्र जी चुका हूं, सिर्फ भेड़िए और सुअर देखे हैं, बाघ कभी नहीं देखा। इतनी ठंड है, इतनी बर्फ है। चलो जल्दी पहाड़ पर जाकर लोगों को बचाए, कहीं ठंड से मर न जाए। मुखिया जी की बात सुनकर दादाजी ने भी बेबसी से आह भरी। ठीक है, सब साथ रहना, अकेले मत भटकना। बूढ़े, संभल कर जाना, जल्दी लौट आना। दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद करके रखना। यह कहकर दादाजी गांव वालों के साथ पीछे के पहाड़ की तरफ चले गए। मैं और दादी अभी घर पहुंचे ही थे कि एक लड़का घबराया हुआ हमारे आंगन में दौड़ा आया। रोते हुए बोला, दादी माँ, मेरी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही है, कृपया आकर बच्चा जनवाइए। दादी ने जल्दी से हाथ की लकड़ी की बाल्टी नीचे रखी। मुन्ना, तू घर पर ही रहना, बाहर मत जाना, मैं अभी आती हूँ। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। दादी के जाने के बाद मैंने बाल्टी कुठार में रखी। अंदर जाने ही वाला था कि खनक खनक की आवाज सुनाई दी, जैसे जंजीर की आवाज हो। आंगन के दरवाजे की तरफ देखा तो मुखिया जी वहां खड़े थे। उनका चेहरा एकदम सफेद था। वे सीधे मुझे घूर रहे थे। मुखिया दादा, क्या हुआ? मुखिया जी हंसते हुए मुझे इशारा करने लगे। मुन्ना, मुझे भी बंदूक लेने आना पड़ा, जल्दी बंदूक ला दे। बंदूक तो छत की कड़ी पर टंगी है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। तू खुद अंदर जाकर ले आ, कुर्सी पर चढ़कर उतार ले। मैं कुर्सी पर चढ़ा, फिर भी नहीं पहुंच पाया। मुखिया जी का चेहरा उतर गया, साफ नाराजगी दिख रही थी। वे एक पैर उठाकर आंगन में घुसे। हर कदम पर खनक खनक की आवाज आती। मेरा दिल धक से रह गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि छलिया भूत की टखने में जंजीर बंधी होती है, क्योंकि बाघ को डर रहता है कि भूत भाग न जाए। जंजीर से बाघ आसानी से भूत को ढूंढ लेता है। क्या मुखिया जी भी छलिया भूत बन गए? मैं उलझन में ही था कि मुखिया जी ने जेब से घंटी निकाली। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, रास्ते में एक घंटी मिली, चलते चलते बजती रहती है। यह देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मुखिया जी ने बंदूक उतार ली, चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। मुन्ना, मेरे साथ चल, अकेले घर में रहना ठीक नहीं। मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बात खत्म होते ही मुखिया जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मुन्ना, मेरे साथ चल। दादी अभी आती होंगी, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी दादी को बाघ खा गया, जल्दी मेरे साथ चल। मुखिया जी हंसते हंसते सफेद पड़ते गए। अचानक उनका शरीर फटने लगा और उसमें से एक विशाल सफेद बाघ निकल आया। मैं डर के मारे अधमरा हो गया, लुढ़कते पुढ़कते खिड़की से बाहर कूद गया। बाघ मेरे पीछे दौड़ा। उसके नुकीले दांत तलवार जैसे चमक रहे थे। डर के मारे मैं सीधे कुएं में घुस गया। बाघ भी गुर्राता हुआ पीछे आया। कुएं का मुंह बहुत तंग था, उसका शरीर वहीं फंस गया।
उसका लार मेरे चेहरे पर टपकने लगा। गहरी गुर्राहट गूंजती रही। मैं कसकर लकड़ी पकड़े रहा। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कितनी देर बाद गुर्राहट धीरे धीरे शांत हो गई। हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं तो देखा बाघ खड़ा हो गया था, मुंह में एक पत्थर दबाए हुए। उसने वह पत्थर कुएं में फेंका, मेरे सिर के पास से गुजरा। मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। मुझे जिंदा देखकर बाघ साफ नाराज हो गया, गुस्से में गुर्राया। आवाज से मेरा सिर सुन्न पड़ गया। पता नहीं कितनी देर बाद आवाजें शांत हुईं। मुझे उम्मीद थी कि दादाजी दादी जल्दी लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद आंगन में कदमों की आहट सुनाई दी। दादी लौट आई थीं। मैंने जान लगाकर चिल्लाया, दादी मैं कुएं में हूं, जल्दी बचाओ। आती हूं मुन्ना, डरना मत। दादी की बात खत्म होते ही पूरब की तरफ से किसी के गिरने की आवाज आई। दादी क्या हुआ? गिर गई, लगता है कमर टूट गई। मुन्ना जल्दी आकर उठा। मैं बाहर नहीं निकल सकती, बाहर बहुत तेज हवा है, ठंड से मरने वाली हूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से कुएं के मुंह तक पहुंचा, पर आंगन एकदम सुनसान था। दादी वहां नहीं थी। दादी तुम कहाँ हो? मुन्ना मैं कोठार में हूं, जल्दी आ। दादी तुम्हारी तो कमर टूट गई थी ना, कोठार तक कैसे पहुंची? बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते यहां तक आई हूं, जल्दी आ। मैं सावधानी से कुएं से बाहर निकला, ध्यान से कोठार के दरवाजे की तरफ देखा। वहां किसी के रेंग कर आने के निशान नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के बाघ के पंजों के निशान थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या बाघ जानबूझकर दादी की आवाज की नकल करके मुझे कोठार में बुलाकर खाना चाहता है? मुझे वहीं ठिठका देख कोठार से फिर दादी की आवाज आई, मुन्ना तू अभी भी वहीं ठिठका खड़ा है, जल्दी अंदर आ, हाथ बाहर निकाल, मैं देखूं। दादी इतनी ठंड में हाथ क्यों निकालूं? मेरी आंखें ठीक से नहीं दिखती, खासकर बर्फ में रास्ता नहीं दिखता। तू हाथ निकाल, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। सच में परेशान करता है, जल्दी अंदर आ। ये कहते ही कोठार के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। उस कलाई पर खून लगा था और उस हाथ में चांदी की अंगूठी थी। साफ था कि यह मेरी दादी का हाथ नहीं, बल्कि कमला का हाथ था। मैं सावधानी से पीछे हटने लगा। अभी कुछ ही कदम पीछे गया था कि कोठार के शीशे पर बाघ का सिर दिखाई दिया। उसकी आंखों में हिंसक चमक थी। वह गुस्से से घूरता हुआ मुझे देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रोमोफ्लिक्स चैनल को और कमेंट करें पार्ट 2।